तेरी सितमगरी अभी हाल है। किस नंबर 11। महारानी साहबा उठकर काम करो। मैं तुम्हारे बाप की मुलाजमा नहीं जो आप वक्त काम करो। समीना बेगम उसे उठाते हुए बोली थी। आपने मुझे खुद कैद किया है इस कमरे में। क्या ये बात भूल गई आप? वो तब कर बोली थी। जो तुम्हारी हरकतें थी ना, वो तुम्हारे तायाब और तुम्हारी खाला को पता चल गई है। वो रोज मुझे बातों में जताती हैं कि तुमने कितनी गलत हरकत की है। समीना बेगम का सबका रवैया उसे बताया था, जिन्होंने उसे एक किस्म का इन्हें कमरे में कैद रखा था। और जब हंसनार का पता लगेगा, वो तलाक तो तुम्हारे मुंह पर नहीं मारेगा। समीना बेगम खौचे के तहत बोली थी। तो क्या आप उसे बताएंगी? मनाल हंसनार का सोचकर डरी थी और माँ से जवाब तलब करने लगी थी। मुझे तुमने बेवकूफ़ समझ रखा है। मैं नहीं, इसकी माँ बताएंगी उसे। ये तुम्हारा अपना कसूर है। अब बीच में मुझे मुर्द इल्जाम मत ठहराओ। खाला जहान ने आपसे कुछ खुद कहा है कि वो हसनाल और आगा जान को बताएंगी? प्लीज बताएं। वो माँ की बातें सुनकर रूहान सी हुई थी। तुम्हारे खाला जान का रवैया बता रहे कि वो अब कुछ ना कुछ करेंगी, क्योंकि इसके दिल में अशनार के लिए हमदर्दियाँ जाग रही हैं। मेरी बहन होकर वो हर वक्त इस कलमोही की बातें कर करके मेरा दिल जलाती रहती है। वो कलमोही तो बड़े नसीब वाली निकली है। इस दिन तू नहीं थी तो, लेकिन कैसे वो इसकी साइड ले रहा था, जैसे इसके लिए जान भी दे देगा। और तेरी खाला कह रही थी कि अशनार और अशनार को ले आए। वो दिल जला रही कह रही थी। सच्ची? वो एक्साइटेड हो गई थी। क्यों, तेरा भी इस कलमोही के लिए प्यार जाग रहा है? यहाँ फिर से अशनार याद आ रहा है। गोया इसके हक में बोलने वाले तो समीना बेगम को हर कोई जहर ही लगता था, चाहे वो इसकी अपनी सगी बेटी ही क्यों ना हो। नहीं नहीं, उसको कलमोही मत कहे। मेरे दिल पर चोट लगती है। इसका मासूम चेहरा मुझे याद आता है। वो मुझे याद आती है। इस पर दिए गए इल्ज़ाम याद आते हैं। मैं इस पाक लड़की पर इल्ज़ाम लगाकर डिप्रेशन की मजीद मरीज हो गई हूँ। वो बेड पर बैठे रो पड़ी थी और नसीब तो रब ताला की ज़ात लिखती है ना। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे, दुनिया जहान की नेमतें उसे अता करे। वो आज अपने बहन के प्यार के लिए बोल रही थी, क्योंकि वो तन्हा होती तो उसे अशनान इसका मासूम चेहरा, उसकी मस्तियाँ शिद्दत से याद आती थी। वो अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांगती थी, लेकिन अब इसकी बहन की कमी पूरी नहीं होती थी। हाँ, आखिर है तो तू अपने बाप की बेटी। जितना भी प्यार करो सांप की तरह डसेगी तो सही ना। वो ये कहती इसको कोसती निकल गई थी, जबकि मनाल पीछे तकिए से टीक लगा। फिर वो सोचने लगी कि अल्लाह ताला उसे माफ़ कैसे करेगा। उसे पता था जब अल्लाह ताला के बंदे उससे खफा थे तो वो रब भी उससे खफा था, क्योंकि रब जब नाराज़ होता है तो किसी को जिंदा ज़मीन में नहीं गाड़ता और ना ही आसमान से पत्थर बरसाता है। वो बस सजदे की तौफीक छीन लेता है, दिलों पर मोहर लगा देता है और दुनिया में गर्क कर देता है, क्योंकि ये अज़ाबों के लिए बदतरीन अज़ाब है। वो मैगज़ीन पढ़ रही थी जब ये बातें उसके सामने आई थीं। वो काम कर रह गई और कितनी देर हिल ना सकी। जब दिमाग सोचने के काबिल हुआ तो उठकर वज़ू किया था और इतना उसे खौफ महसूस हुआ कि वो मुसल्ले पर बैठ गई थी। कुछ देर बाद जब वो नमाज़ पढ़ कर आई तो उसे अपना चेहरा इतना पुरनूर लगा कि वो अंदाज़ा नहीं कर सकी कि ये रब की एक मिन्नत कौन-सी ऐसी नवाज़िश है, लेकिन इसके ज़हन में सूरत रहमान आई थी। और तुम अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? हमारा अल्लाह इतना मेहरबान है कि हमारी इबादत और तकवा को हमारे चेहरे से ज़ाहिर कर देता है, मगर हमारे गुनाह सारी दुनिया से पोशीदा रखता है। जबकि वो अल्लाह का करम अपने चेहरे से देखकर पुरसकून हो गई थी। वो नमाज़ पढ़कर फ़ारिग हुई जब उसे हँसनाक की भी शिद्दत से याद आ रही थी, क्योंकि उसको समझने वाला पिछले 3 दिन से गायब था। उसे नींद का ऐसा तावीज़ देकर वो हँस गया कि उसे फिर नज़र ही नहीं आया। वो इसको दिलो शिद्दत से ये सोचने लगी। वो आज जल्दी उठा था, नमाज़ अदा की और लैपटॉप पे काम करने लगा जब रात का मंज़र सामने आते ही उसको एक लतीफ़ से एहसास ने छुआ था। उसके घने गुलाबी लबों ने एक खूबसूरत मुस्कान छुआ था। वो इसके नशे में ऐसा खोया कि उसे कोई शय याद ही नहीं थी। वो उठा के उसे उठाए ताकि वो नाश्ता बनाए और दोनों नाश्ता करके अपनी-अपनी वर्क प्लेसेस पर निकले। इसलिए वो उसके कमरे में गया था। अशनार, अशनार, उसने पुकारा, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं आया था। वो कहीं होती तो जवाब देती। वो कहीं भी नहीं थी। उसने वॉशरूम का दरवाज़ा तो खोला था। वो मुड़ने लगा जब इसकी नज़र पेंसिल के नीचे कागज़ पर पड़ी। वो हैरानगी लिए मुड़ा था और उठा।
उठाकर उसे पढ़ने लगा था। मुझे पता है ये पढ़ने के बाद आप गुस्से में होंगे। मेरे जाने से आपका इंतकाम अधूरा रह जाएगा। लेकिन मैं भी ज़्यादा नफ़्स रखती हूँ। अपनी बार-बार तस्लीज़ नहीं सह सकती। माज़रत, लेकिन मैं आपको समझ नहीं सकी क्योंकि आप दोगली शख्सियत वाले शख़्स हैं। मैं आपको हाकिम कहकर पछताई थी, लेकिन आप सच में हाकिम हैं। आप समझते हैं कि आप मुझ पर हक़ रखते हैं, लेकिन मुझे समझ आ गया कि आप अपने नफ्स की तस्कीन के लिए मेरे पास आते हैं। आपने मुझे इंसानों की तरह तो ट्रीट नहीं किया। इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं दिख रही, क्योंकि आप पे कौन-सा असर होने वाला है? क्योंकि लिखने वाला अपने एहसास समझ कर लिखता है और पढ़ने वाला सिर्फ़ लफ्ज़ समझ कर पढ़ता है। इसलिए मैं अपने अल्फ़ाज़ ज़ाया नहीं करूँगी। हाँ, ये कहना चाहूँगी आपको कसम है कि आप मेरे पीछे नहीं आएँगे। मैं जहाँ भी रहूँ, आपको मसला नहीं होना चाहिए। आपको इसकी कसम जिससे आप दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, आपको इसका वास्ता, मुझे ढूँढिएगा मत। आपकी कोई भी चीज़ चुरा कर नहीं लेके जा रही। अपना घर देख लीजिएगा। हर चीज़ आपको वहीं पर ही नज़र आएगी। जो पैसे दिए थे, वो मैंने तकिए के नीचे रख कर जा रही हूँ। रिश्ते वहाँ मुकम्मल होता है जहाँ तकद्दुस, एहतराम और मोहब्बत हो। ये तो निकाह वाले दिन तय था कि मुझे आपसे बिछड़ना था। इससे आगे इसकी हिम्मत नहीं हुई थी। इससे आगे वो शायद रो रही थी। आगे के लफ्ज़ मिठे हुए थे इसके आँसुओं से। बस नीचे लिखा हुआ था फ़कत लवारिस, बेहरमा, बदनसीब, तन्हा अशना कबीर बख्त। आखिर में लावारिस लिखा हुआ था। जबकि इसका ख़त पढ़कर वो लिफ़ाफ़ा हाथ में पकड़े के बेड पर गिरने वाले अंदाज़ में बैठ गया था। तो क्या वो ये समझती थी कि वो सिर्फ़ अपने दिल की तस्कीन के लिए इसके पास जाता है? इसका ख़त पढ़कर एक बेरहम आंसू इसकी पलकों को तोड़ता, इसकी हल्की बढ़ी हुई दाढ़ी में जज़्ब हुआ था। वो वास्तव में भला किसका देकर गई थी? अपना। वो कहती थी कि वो कुछ भी नहीं अपने साथ के लेकर जा रही। हाँ, वो लेकर गई थी इसकी सबसे कीमती शय, दिल। वो उसे अपना ही वास्ता देकर तन्हा कही गई थी, यानी वो उसे ढूँढ ना सकी। वो घर से तो कुछ भी नहीं चुरा कर लेके गई थी, लेकिन उसके जिस्म से गोश्त का टुकड़ा तो साथ नहीं गई थी, इसका दिल। उसने तय कर लिया था कि अब वो उसे आज़ाद ही छोड़ देगा। वो खाली ज़हन के लिए ऑफ़िस आ गया था। दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया था, लेकिन वो रोशनार बख्त था। अनाओं की रियासत का मशहूर बादशाह था। अंदर से मुकम्मल टूट गया था, खाली हो गया था। उसका दिल जैसे लोहे का रहा था, लेकिन उसके चेहरे से सख्ती का खोल नहीं टूटा था। वो कांच की गुड़िया जब से उसे छोड़कर गई थी, उसके अंदर खलश सी रह गई थी। इसकी मासूम हरकतें उसे बुरी तरह याद आ रही थी। जब वो ज़िद से उसे हर बात मनवाती थी, वो ये मीठी यादें सोचते-सोचते माज़ी में चला गया था। माज़ी, ये कौन है चाचू? 14 साला रोशनार ने कबीर साहब के साथ खड़ी अंबर चची के बाजू में ग्रीन वाली बच्ची को देखते हुए सवाल किया था। वो इस वक्त की बात है जब वो पापा के साथ इनके घर गया था। ये ये मेरी प्रिंसेस है। कबीर साहब ने नीचे झुकते हुए इसके गले मिलते हुए धीमी सी मुस्कान से बोले थे। पर प्रिंसेस तो क्राउन पहनती है। इसके हेड पर तो कोई क्राउन नहीं है। वो उलझन भरे अंदाज में इस खूबसूरत और गोलमटोल आंखों वाली बच्ची को बोला। मैं कार्टून वाली प्रिंसेस नहीं हूँ। मैं तो अपने बाबा की प्रिंसेस हूँ। अशनार इसको देखते गुस्से से तुलती ज़बान में बोली, ये मेरी छोटी सी प्रिंसेस है। इसके मासूम गुस्से से फूले हुए सुर्ख सफ़ेद चेहरे को देखकर कबीर साहब ने हंसते हुए अंबर से दे दिया था इसे। बाबा कौन है? अशनार ने अपने छोटे-मोटे हाथों को कबीर साहब के गाल पर रखते हुए पूछा था। बेटा, ये आपके भाई हैं, आपके सुपरमैन हैं। इन्हें पता था कि वो इसके गाल पर प्यार करते हुए बोले थे। फिर इसके बाद वो छोटी सी बच्ची इनकी आंखों का तारा बन गई थी। रोशना शुरू शुरू से ही समझदार बच्चा था। वो हर दूसरे वीक में चचा के घर जाता था। क्योंकि चचा अपनी नई यूनिवर्सिटी फेलो से शादी की थी तो आगा जान इनसे बहुत नाराज़ थे। इनकी बस एक शर्त थी कि कबीर साहब अगर अंबर को तलाक दें तो फिर ही इस घर में कदम रख सकते हैं। इसके बाद उन्होंने भी घर में दाखिला नहीं रखा था। दोनों घरों का आना-जाना ममनू हो गया था, लेकिन सग़ीर साहब भाई की मोहब्बत में दौड़े चले आए थे। भाई की मोहब्बत इनके लिए बहुत मायने रखती थी। जबकि रोशनाल अशनाल इस हद तक अटैच हो गया था कि इसे अशनाल के अलावा देखता ही नहीं था। वो जब भी आता इसके लिए चॉकलेट लेकर आता और वो उसे अपना सुपरमैन समझकर हर शय की फ़रमाइश करती थी और वो इसका मान रखता भी था।
भाई, मुझे आइसक्रीम ना नहीं, मुझको नहीं पता, आप अभी ला के दो। वो जब इसके घर आया, जब वो रोते-रोते उसके हाथ पकड़ कर फरमाइश कर गई थी। प्रिंसेस, ऐसे रोना नहीं आपको, मैं अभी ला रहा हूँ, आप इधर बैठो। उसकी आँखों से आँसुओं को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो वो उसको वहाँ चेयर पर बिठाकर खुद निकला और उसके लिए 5 मिनट में आइसक्रीम ले आया था। इसके बाद रोशनाल वक़्त के लिए वो हर चीज़ से लड़ गया था। पार्क में जब वो उसे लेकर गया, उस वक़्त वो 16 साल का था और अशनाद 4 साल की थी। एक लड़के के हाथ से गलती से पत्थर अशनाद के सर पर लग गया, जिससे उसके सर से खून आने लगा था। वो अशनाद को करीबी हॉस्पिटल में ले गया था। उसकी ड्रेसिंग करवा के इसको घर छोड़ के फिर पार्किंग में आया और फिर पार्क में आया था, ताकि वो अशनाद के सर पर लगे पत्थर का बदला ले सके। लेकिन वो लड़का वहाँ था ही नहीं। वो इसके मामले में ख़ासा शिद्दत पसंद था। दिन गुज़रते गए, वो 22 साल का था। इस वक़्त वो 4th ईयर के पेपर दे चुका था, लेकिन वो अब कभी चाचू के घर जाता था, मगर बहुत कम। वो समझ चुका था कि आका जान की नाराज़गी और खाला की नफ़रत कभी कम नहीं हो सकती। इसने खाला को चाचू-चाची की बाकायदा झोलियाँ फैलाते हुए देखा था। वो इनके मरने की, इनके बिछड़ने की दुआएँ करती थी और एक दिन इनके दिल में ठंड पहुँची थी। लोगों की दुआएँ रंग लाई थीं, लेकिन इनकी बददुआएँ रंग लाई थीं। वो फ़ॉरेन स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर रहा था, डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के आ रहा था कि अभी रास्ते में ही था जब सगीर साहब की कॉल गई। हेलो, तुम्हारे चाची और चाचू का एक्सीडेंट हो गया है, फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचो। उन्होंने अपने लहजे पर कंट्रोल करते हुए कहा था। पापा, सब कुछ ठीक तो है ना? आपकी आवाज़ को क्या हुआ है? सब खैरियत तो है ना? चाचू-चाची तो ठीक है। वो किसी खदशे के तहत पूछ रहा था। तुम आओगे तो पता चल जाएगा। वो इसे ये कहने के अलावा कुछ नहीं कह सके थे। जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो उसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। अंबर चाची की तो मौका पर ही डेथ हो गई थी, जबकि कबीर चाचू की कंडीशन क्रिटिकल थी। चाचू, आप ठीक तो है ना? वो इनके पास आके बैठा था। बस सुपरमैन, बस मेरा वक्त आखिर है। मौत तो हर किसी को आनी है, लेकिन इतनी जल्दी सांसें खत्म हो जाएंगी, सोचा नहीं था। मुझे मौत का दुख नहीं है, अपनी प्रिंसेस की तन्हाई और अकेलेपन से डर लगता है। इसके नसीब से डर लगता है। पता नहीं मेरे जाने के बाद वो अपनी माँ और मेरी मौत को सह पाएगी, वो हमारी जुदाई को सह पाएगी। मेरे जाने के बाद सिर्फ वो नहीं, मेरी दोनों बेटियां यतीम हो जाएंगी। लेकिन मनार की मुझे इतनी फिक्र नहीं है, क्योंकि उसकी माँ की आगोश है, जो उसे हर सर्द गर्म से बचा लेगी। मेरी बेटी को ज़माने के सर्द गर्म से बचाना तुम्हारा काम है, सुपरमैन। मैं आज इन अल्फाज को कैसे बयान करूं? जब वो स्कूल से आएगी तो हमारी आंखों को बंद पाएगी। ये कहते हुए उनकी सांसें उखड़ने लगी थी। वो अपना मास्क उतारते हुए बोले थे। सर, ये क्या कर रहे हैं? मास्क ऊपर करें। नर्स ने इनकी ऐसे करने पर शोर किया था। उन्होंने हाथ के इशारे से मना कर दिया। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं बचा लूंगा ना। सगीर साहब ने इनके पास इनके हाथ पकड़ते हुए कहा था। चाचू, अब वो ठीक हो रहे हैं, हम आपको बचा लेंगे। रोशनाल ने भी इन्हें कमजोर से तसल्ली दी। वो हैरान था कि अंबर चची के वफात का इन्हें कैसे पता चला। ना नहीं भाई साहब, मेरी सांसें शायद यहीं तक थी। मेरा वक्त सफ़र तमाम हो चुका है। जब मैंने अंबर से शादी की, इस वक्त मेरी खुशियों का दायरा बहुत वसी हो चुका था। फिर उसके बाद अल्लाह ने मुझे रहमत से नवाजा और मुझे दुनिया में ही जन्नत मिल गई। इसकी मासूम सी शरारतों से मेरे घर का आंगन खिल उठा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी खुशियों का दौरानिया इतना मुख्तसर हो जाएगा। मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, लेकिन आगा जान से बस इतना कह दीजिएगा कि अपनी नाफरमान औलाद को माफ़ कर दे और उसकी औलाद की बेटी को सीने से लगाइए। भाईजान, मेरी फूलों से नाजुक बच्ची का ख्याल रखिएगा। वो मेरी नरमियों सहने वाली मेरी प्रिंसेस ज़माने की सख्ती कैसे झेल पाएगी? मरने वाले से आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। आज अगर मेरे बस में होता तो मैं उसके नसीब खुद लिख कर जाता। ये बातें सुनते रोशनाल बख्त का दिल फटने लगा था। वो कबीर साहब की तरफ देख नहीं पा रहा था, जिनकी आंखों से आंसू निकलकर तकिए पर गिर रहे थे, और फिर इनका वक्त नज़ा करीब आ गया। रोशनाल ने पत्थर दिल करके इनको पानी पिलाया और कलमा पढ़ाया था। वो उनकी आंखों के सामने जिंदगी की बाजी हार गए थे। मौत से किसको रस्तगारी है, आज नहीं तो कल हमारी बारी है। शाम तक अम्बर और कबीर साहब की डेड बॉडी को घर लाया गया था। जवानी की बोतें थी, हर तरफ हश्र बर्पा हो चुका था। सब गम में थे। बाबा,
उठे ना, पानी पी ले ना। 10 साल अशनान अपने नन्हे हाथों से पानी लाई थी और वो रोज़ इनको इसी टाइम पे पानी देती थी। वो इनकी बंद आँखों को साकत से देखती न जाने कितनी देर बाद पानी लेकर आई थी। सारे लोग इस मासूम सी हिरनी सी आँखों वाली बच्ची को देखने रहे थे। कुछ रहम से, कुछ गम से, हमदर्दी से। वो इनके पास पानी लाते हुए सबकी आँखों में आँसू ले आई थी। सुपरमैन, ये मामा-पापा क्यों नहीं उठ रहे? मामा ने कहा था आज पापा के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। सुपरमैन, मामा-पापा को बोले ना वो उठे। पहले बाबा तो प्रिंसेस की आवाज़ पर उठ जाया करते थे। आज क्यों नहीं उठ रहे? वो सिर्फ रोशनाल को पहचानती थी जो ब्लैक सूट में सख्ती की तय जमाए संजीदा सा खड़ा था। इसके पास आते हुए वो बोली थी, वो अब कभी नहीं उठेंगे यीशु मेरा बच्चा। वो ऐसी जगह चले गए हैं जहाँ से वापस आना नामुमकिन है। वो अल्लाह ताला के पास चले गए हैं, जहाँ कोई एक बार जाए तो मुड़कर वापस नहीं आता। वो इस 10 साला बच्ची के पास पंजों के बल बैठा अपनी तरफ से आसान से अल्फाज में समझा रहा था। जो स्कूल वाले दो पोनियां सर पर किए स्कूल वाले यूनिफॉर्म में खौफजदा खड़ी इसके पास सवाली सी बनकर खड़ी थी। ये क्या कह रहे हैं आप सुपरमैन? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बाबा मुझे कभी नहीं उठाएंगे। मुझे चॉकलेट कौन ला के देगा? मुझे स्टोरीज कौन सुनाएगा? मुझे प्यार कौन करेगा? अस्मा के बाबा तो उसे हर रोज हर वक्त रोती है कि इसके बाबा अल्लाह के पास चले गए हैं। अब मैं भी हर वक्त रोऊंगी। वो तेजी से बोलती रो पड़ी थी, जैसे इस उम्र में माँ बाप की जुदाई का यकीन आ गया था। 10 साल की बच्ची पे ऐसी क़यामत टूटी कि इसकी आंखों से पानी बारिश की तेज बूंदों की तरह निकल रहा था। रोशनाल इसको कोई दिलासा नहीं दे सका, बस इसके गम को देखकर शिद्दत से उसे साथ लगा गया था। वो इसके साथ रोने वाली लगी थी, जबकि तहमीना बेगम गमज़दा दिल के साथ इसके माथे को चूमती हुई ले गई थी। और फिर वो इनको खाली नजरों से देखती, कभी इनके माथे पर प्यार करती, कभी गाल पे। सबको वो रुला गई थी। उसे जैसे समझ लग गई थी कि ये चेहरे फिर नहीं आएंगे। वो शिद्दत से कभी बंद आंखों वाले बाप के चेहरे को चूमती तो कभी माँ के। कभी एक चारपाई के पास जाती तो कभी दूसरी। आखिर थक के बाप की चारपाई के साथ बैठ गई थी। आगा चंद खाली जहन से हर तरफ देख रहे थे। ये मंजर देखकर तो दुश्मन भी चीख उठे, लेकिन वो तो फिर दादा थे। वो उसे गले लगाना चाहते थे, लेकिन जैसे इनका दिमाग कुछ भी करने से कासिर था। वो जवान बेटे की मौत को कबूल नहीं कर पा रहे थे। वो ऐसे ही बैठे थे जब इनकी डेड बॉडी को सुपुर्द खाक करने के लिए ले जाया गया। इतनी क़यामत और हश्र देख वक्त जैसे थम सा गया था। वो समझते अब वक्त गुजरेगा ही नहीं। माँ बाप के चले जाने के बाद इनकी लाडली औलादें रुल जाती हैं, और जिनके माँ बाप मर जाते हैं वो दुनिया की ठोकरों की जद पे आ जाते हैं। वो जो पहले जिंदगी को गुजार रहे होते हैं, माँ बाप के मरने के बाद जिंदगी उन्हें गुजारती है। वो लावारिस हो जाते हैं, जैसे आज अशनाल बहुत हुई थी। इतने गहरे जख्म को हुए 3 महीने हो गए थे। सब रूटीन पर आ गए थे। वक्त का काम गुजरना है, जैसे भी हो गुजर जाता है। वक्त का कमाल ये है कि जैसा भी हो गुजर जाता है। कुछ बुरे लम्हे हाथ में थमा कर और कुछ अच्छी यादें लेकर। इस ताइन की बेटी को आप यहाँ क्यों लाए हैं सगीर भाई? वो इसके पास आते हुए बोली थी, जो डर के सगीर साहब के पीछे हुई थी। इसकी मनहूस माँ मेरी खुशियों का निकल कर ये मेरी बेटी के बाप को। वो उसके देखते हुए पागल होते हुए बोली थी, बस समीना, तुमसे ज्यादा इस मासूम बच्ची का नुकसान हुआ है। तुम अल्लाह की रज़ा की मनहूसियत का नाम नहीं दे सकती। सगीर साहब इनका पागलपन देखकर गुस्से से बोले थे, जो खूनख्वार नज़रों से इनके पीछे होती हुई अशना को देखती हुई बोली थी, ये इधर ही रहेगी, क्योंकि आधे से ज़्यादा जायदाद इसके नाम है। तुम क्या दुनिया की कोई अदालत भी यहाँ पे नहीं रोक सकती। ये बात सुनकर समीना बेगम कुछ हद तक नॉर्मल हो गई थी, लेकिन इनके दिल में भांबड़ चल रहे थे। इसके बाद अशनाल से सब सामने तो लाड उससे पेश आती थी, लेकिन उसे कभी स्टोर में बंद कर देती तो कभी उसे थप्पड़ मारती, तो कभी उसका हाथ चला देती।
तुम और तुम्हारी माँ ने मेरे पापा को मारा है। तुम सब हो इसकी ज़िम्मेदार। मनाल जो इससे 7-8 साल बड़ी थी, इसके मुँह पर थप्पड़ मारते हुए बोली थी। आप भी सुपरमैन कहते हैं, आप तो मेरी बहन हैं। बहनें तो कभी नहीं मारती। अर्शनाल मुँह पर हाथ रखे सिसकते हुए बोली थी। तुम जैसी डायन की मैं बहन नहीं हूँ। आइंदा अगर इस ज़बान से ये कहा तो मैं तुम्हारी ज़बान खींच दूँगी। और आइंदा तुम मुझे रोशनार के साथ नज़र आए तो मैं तुम्हें जला दूँगी। वो इस पर चीखते हुए अपने दिल की भड़ास निकालते हुए चीख रही थी, जिसको मॉम ने पंप करके इसके कमरे में भेजा था। फिर माँ की शय पर वो उसे खूब डराती, ज़रूरत पड़ती तो मार भी लेती थी। हो, हा, हा। मगरिब का टाइम था। अशना ट्यूशन से वापस आई थी। तहमीना बेगम इसे खाना खिलाती, इसकी हर चीज़ का ख्याल रखती। आज भी तहमीना बेगम इसे खाना दे के गई थी जो वो खा रही थी। जब उसे पानी की तलब महसूस हुई थी, वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आई थी। जब एक कमरे का दरवाज़ा खुला था, कोई फुल व्हाइट कलर के कपड़े पहने, आँखों को नीचे नीचे सुरमा लगाए, होंठों पे लिपस्टिक लगाए उसके सामने आती चीख कर बोला था, मम्मा, बाबा। वो इस डरावनी सूरत वाली मखलूक से डर गई थी। वो किसी भी चीज़ की परवाह किए बगैर बाहर भागी थी और इसका नन्हा सा दिल धक-धक कर रहा था। हो, ही, सफ़ेद शॉल से खुद को लपेटे वो शैतान मखलूक फिर से उसके सामने आई थी। प्लीज़ जिन भाई, मुझे जाने दे। ना, 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 मैं भूतों का, शैतानों का शैतान हूँ। मैं इनोसेंट डेविल हूँ, इस रियासत का शहज़ादा, इस कबीले के जिन्नों का सरदार। जो एक दफ़ा मेरे शिकंजे में आता है, इसका बचना नामुमकिन होता है। और तुमने मेरे दायरे में कदम रखा है लड़की, जहाँ किसी इंसान का दाखिला ममनू होता है। यहाँ कदम रख के तुमने मेरे ग़ज़ब को दावत दी है। प्लीज़ जिन जी, मुझे जाने दो। वो उसके खौफनाक चेहरे से नज़रें उठाकर रोई थी। एक शर्त पर। वो मासूम शैतान इसकी घबराई हुई आवाज़ से मज़े उठाता संजीदा अंदाज़ में बोला था। कौन सी जिन भाई? एक रजिस्टर पे वर्क करके देना है। जिन भाई आप पढ़ते भी हैं? वो खौफज़दा आँखें मज़ीद फैलाते हुए बोली थी। रोशनाल जो अशनाल को ही होमवर्क करवाने आ रहा था, हसनाल की इस चालाकी को देखकर उधर ही रुक गया था, जिसने इस मासूम बच्ची को मुकम्मल तौर पर घेर रखा था। वो जानता था कि अशनाल ने इससे पहले इसे नहीं देखा, क्योंकि वो हॉस्टल में होता था और कभी-कभी घर आता था। वो इसकी बातें सुनता हसनाल के पीछे जाकर खड़ा हो गया था। अब किसकी हिम्मत हुई मेरे दायरे में पाँव रखने की? वो बकौल अपनी अज़ली ग़ज़ब से बोला था। सरदार साहब, माज़रत हमें माफ़ कर दें। हम आपसे पनाह चाहते हैं। ब भाई आप? पीछे मुड़कर देखा। इतने करीब खड़े डिसेंट डेविल को देखता वो भागने के चक्करों में था, जब रोशनाल ने उसकी गर्दन के पीछे हाथ करते हुए पास किया था। सुपरमैन, प्लीज़ मुझे बचा लें। वो इसकी आवाज़ सुनती डरती हुई इसके पास आई और इसके पास आ खड़ी हुई थी। चल बेटा, तू तो अंदर चल। तेरी कभी देखी शैतानी दावत करूँ मैं। एक हाथ से अशनाल को पकड़े और दूसरी तरफ से उसकी गर्दन से पकड़े उसके कमरे में लेकर आया था। इसका मुंह धुलवाकर कमरे में लाया था ताकि रोशनाल इससे डरे नहीं। और फिर इसके बाद कबीले के सरदार का इनोसेंट डेविल इस डिसेंट डेविल के हाथों मुर्गा बना रहा था, जबकि अशनाल इसको मुर्गा बने देखकर पहली दफा हंसी थी। जो किसी से बात नहीं करती थी, आज इतने दिनों बाद इसको हंसते देखकर रोशनाल भी मुस्कुरा पड़ा था। रोशनाल जो माजी को सोच रहा था, चाचू जान की बेबसी आखिरी लम्हात को सोचता, इसके दिल पर जबरदस्ती खिंच पड़ी थी। उसने खुद को सरजनिश की थी कि क्यों उसने गहराई से नहीं सोचा था, क्योंकि वो इस मासूम लड़की को बेरहम दुनिया के पास छोड़कर खुद इससे आज़ाद हो जाता। वो इसे छोड़ नहीं सकता था। वो गाड़ी की चाबी लेकर बाहर निकला था और उसके कॉलेज की तरफ मुड़ी थी। वो जल्दी से कार से बाहर निकला था और भागता हुआ कॉलेज के पास आया था। उसने कॉलेज चेक करवाया था, लेकिन वो कहीं नहीं थी। वो इसे हर जगह तलाश करते-करते थक चुका था। थाने में भी वो गया था, लेकिन वो उसे नहीं मिली। वो होती तो मिलती ना। उसे पछतावे के नाग डस रहे थे और पिछले 15 दिन से उसे पागलों की तरह ढूंढता रहा, लेकिन वो कहीं होती तो मिलती ना। वो हल्के से अंधेरे से डरने वाली लड़की इस रात तूफानी बारिश से उसके सितमों से थक कर निकली थी। अपने सितम सोचकर इसका चिटानी सिफात रखने वाला दिल टूट टूट कर रेसा हो गया था। वो कमाल का सब्त रखने वाला शख्स आज टूट कर बिखर रहा था। कितने तमतराक से उसने कहा था कि पछताना उसकी सरफ़हरिस्त में नहीं है।
اس کے الفاظ میں اتنی رونق تھی، اس رات کہ رونے اس کے رونے سے اسے سکون نہیں ملا تھا، لیکن اللہ نے اس کے غرور کو محض ایک پل میں پاش کر دیا تھا۔ خدا نے اس کی لہجے کی رونق کسی تماچے کی طرح اس کے منہ پر ماری تھی۔ ایک رات میں اس کا غرور خاک ہوا تھا اور وہ اس رات کے بعد اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ وقت کے پاسے نے اسے ایک ہی دن میں توڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن وہ پچھتاوے اسے کس پن پھیلائے سانپ کی طرح ڈس رہے تھے۔ آج وقت نے سارے داؤ الٹے کر دیے تھے۔ فلیٹ کا دروازہ کھولے وہ شکستہ قدم لیے اندر داخل ہوا تھا۔ ہر وقت نفیس سا رہنے والا شخص آج بکھرے ہوٹے میں آیا تھا۔ 10 دن سے سگریٹ پر جی رہا تھا۔ کھلا ہوا گریبان، بکھرے بال، لال آنکھیں، ہارتی ہوئی چال، کھانے پینے کی کس چیز کا اسے ہوش نہیں تھا۔ اگر وہ آج اسے اس حلیے میں دیکھ لیتی تو دنیا جہان سے کی خوشیاں ختم کر کے قدموں میں بچھا دیتی۔ وہ ایسے قدم اٹھاتا ہوا اندر داخل ہوا جیسے آخری بازی ہار کے آیا ہو۔ خلاف معمول گھر خالی تھا۔ وہ لاؤنج کی صوفوں پر کوٹ اور لیپ ٹاپ بیگ رکھتا ادھر ہی بیٹھا تھا۔ بھٹک بھٹک کر اس کا دھیان کچن کی طرف جاتا تھا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی پانی دینے آئے گی۔ آج اس کا آنچل نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر سے سگریٹ نکال کے پھونکنے لگا تھا، لیکن اسے چین نہیں مل رہا تھا۔